हे गाइस। तो मैंगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये केन अपने गिल्ट और ऑकवर्डनेस के साथ अपने इमोशंस को हैंडल करता है जब वो चेंगफाइची के साथ अपनी बातचीत कर रहा होता है। पहले ये केन अपनी रोमांटिक अप्रोच फेल होने पर कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है। उसका सिडक्शन मिशन फेल हो जाता है, पर आगे चलकर वो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को थोड़ा अपग्रेड करता है। दूसरी तरफ स्कूल में नए चैलेंजेस का सामना होता है। नई लड़कियां चेंगफाइची के अराउंड घूम रही होती हैं, जो येकिन को इरिटेट कर देती हैं। वो चेंगफाइची के फैन क्लब को लेकर काफी जेलस होता है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करता है कि वो अपने टीचर की जीत को अप्रिशिएट करेगा। और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब चेंगफाइची की मॉम का पास्ट रिवील होता है। चेंगफाइची को अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को समझने में काफ़ी स्ट्रगल फील होता है जब उसकी माँ उसे कुछ पुराने सपने पूरे कराने की कोशिश करती है। चेंगफाइची अपनी माँ के सपनों को अपने सपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता और इससे उसका रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आगे संडे की शाम थी। येकिन अपने जियायुन कम्युनिटी वाले अपार्टमेंट में होमवर्क कर रहा था। जैसे ही चेंगफाइची थोड़ा लेट आया, उसने दरवाजा खोला ही था कि उस पर येकिन का पूरा गुस्सा निकल गया। बोला, फिर से चुपके से काम करने गए थे क्या? तभी तो मुझे तुम्हें ड्रॉप भी नहीं करने दिया तुमने। अब जब स्कूल स्टार्ट हो गए थे तो दोनों के पास मिलने का काफी कम टाइम होता था, इसीलिए अब ये अपार्टमेंट ही उनके लिए एक सीक्रेट मीटअप का स्पॉट बन चुका था। हर हफ्ते बस एक बार मिलने का मौका। अगर चेंगफाइची के सैटरडे ट्यूटोरिंग सेशन ना होते तो येकिन तो उससे फ्राइडे नाइट से ही रोक लेता। चेंगफाइची ने कामली जवाब में कहा, नहीं तो मेरा काम तो सिर्फ शाम में शेड्यूल है। पर येकिन का मूड अभी भी चिल्लाने वाला ही था। उसका गुस्सा उतरा नहीं था। बोला, तो इतनी देर क्यों लगी फिर आने में? फाइची ने बस इतना ही बोला कि घर पे थोड़ा सीन हो गया था। होमवर्क के बीच में जब वो येकिन को एक टफ क्वेश्चन समझा रहा था, उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया एक स्टडी अब्रॉड एजेंसी से। वो बोल रहे थे कि वीज़ा प्रोसेस और पेपर वर्क सब रेडी है, बस उसे आकर कुछ और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। फाइची ने बिना घबराए रिप्लाई दिया कि ये एप्लीकेशन मैंने नहीं डाली है, आप इसे कैंसिल कर दो। एजेंसी वालों ने थोड़ा परेशान होकर मैसेज किया कि सर, फीस काफी हद तक पे हो चुकी है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आपको पर्सनली आके रिटर्न में कंफर्मेशन देना पड़ेगा। उनका मैसेज पढ़ने के बाद फाइची ने सोचा कि अपनी माँ को फोन करे, पर फिर रुक गया। चेंगजिन क्या चाहती है वो तो ऑलरेडी क्लियर था। वो किसी भी हालत में उसे अब्रॉड भेजना चाहती थी। पर अब फाइची ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो चाइना में ही पढ़ाई करेगा। तो अब तो या तो उसकी माँ झुकेगी या वो झुकेगा, पर दोनों नहीं। अभी तक झगड़ रहे हो क्या? येकिन की आवाज आई। चेंगफाइची ने देखा कि येकिन चेहरे पर क्यूरोसिटी लेकर उसे देख रहा था, जैसे कोई क्यूरियस बेबी हो, और उसके चीक्स भी पफ थे, बिल्कुल उस बच्चे जैसे जिसका खिलौना कोई छीन ले। पूरे चेहरे पर बस एक ही एक्सप्रेशन था कि मैं नाराज हूँ। पर दोनों रूम में वापस पढ़ाई में लग गए। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस खत्म हुए, येकिन का लेजी मोड फिर से चालू हो गया। उसने बात घुमानी स्टार्ट की और बोला, आज डिनर में क्या खाएंगे? मतलब उसने पूरी कोशिश की कि उसे और क्वेश्चंस ना करने पड़े, पर चेंगफाइची ने उसे छोड़ा नहीं। तब येकिन ने टॉपिक ही बदल दिया। उसने एक बड़ी सी जम्भाई लेते हुए पूछा, अगर मैं इसी तरह पढ़ाई करता रहा तो किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा मुझे? चेंगफाइची ने भी बिना इमोशन के बोला, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। येकिन ने थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा मुंह बनाया और टेबल पर ही लेट गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उसका होमवर्क का हो। लेकिन चेंगफाइची ने उसके सर के पास बैठते हुए सॉफ्टली बोला, पर मैं गारंटी देता हूँ तुम उसी यूनिवर्सिटी में जाओगे जहाँ मैं जाऊंगा। येकिन ने आंखों में डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखा, अपनी आईज रोल किए और बोला, हाँ, झूठ मत बोलो। चेंगफाइची सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक बात क्लियर थी कि वो वादा जो उसने किया है उसे वो निभाएगा। चाहे उसकी माँ आंसुओं के साथ मिन्नत करे, चाहे उसका दिल अंदर से टूट क्यों ना जाए, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। येकिन को तो कुछ भी नहीं पता था।
उसे क्या ही मालूम होता कि जिस टाइम वो रोज की लाइफ में चिल मोड में घूम रहा था, उसी वक्त चेंग फाई ची एक ऐसी डिसीजन ले चुका था जो उसने अपने दिल से पहली बार किसी के लिए ली थी। एक ऐसी डिसीजन जिसमें कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ उसकी अपनी खुशी थी। लेकिन ये किन अपनी ही दुनिया में था, दिन भर बस थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा ड्रीमी और फुल टाइम केयरलेस। जब चेंग फाई ची पास होता तो पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता, जैसे ही वो चला जाता ये किन वापस अपने असली फॉर्म में आ जाता, थोड़ा लेजी, थोड़ा कल करेंगे वाला स्टूडेंट। वैसे तो वो इंटेलिजेंट था, पर इसका दिमाग है पर मेहनत नहीं करता वाले बच्चों की कैटेगरी में वो परफेक्ट फिट था। जब लियू यांग फैंग और जाओ वे के अब्रॉड जाने का दिन आया तो जाओ फैंग लिटरली रो रहा था, जैसे उसके भाइयों को वो जेल भेज रहा हो। ये कि ने तो एम्बैरेसमेंट में सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल से एग्जिट ही मार दिया और गाड़ी में जाके वेट करने लगा। लेकिन जब जाओ फैंग कार में वापस आया तब तक उसने रोना बंद कर दिया था और फिर येकिन को पकड़ के बोला, चलो ना मेरे साथ, ईरान का बर्थडे गिफ्ट लेना है। उसके बाद क्या था, एक के बाद एक लग्जरी स्टोर छाने गए। कभी बोलता ये बैग बढ़िया है, ईरान को पक्का पसंद आएगा। कभी बोलता ओ वो नेकलेस भी तो उसके स्किन टोच पे सही मैच करेगा। येकिन ने तो थक के बोल दिया, तो सब ले लो ना फिर। जाओ फेंग ने सर हिला के बोला, अरे नहीं भाई, बर्थडे एक ही बार आता है, हर गिफ्ट का एक इम्पैक्ट होता है, सब एक साथ दे दो तो रिलेशनशिप का क्या फायदा, सब थ्रिल खराब। येकिन ने आंखें घुमाई और बोला, तू ईरान के बर्थडे पे इतनी मेहनत कर रहा है, मॉनिटर को जलन नहीं होगी क्या? जाओ फेंग थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, जलन क्यों होगी उसे? येकिन ने भी थोड़ा आंखें तंग करके पूछा, तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो क्या? जाओ फेंग हंस के बोला, किसने बोल दिया? फिर से उसने कुछ अफवाह फैलाई क्या? फिर कैजुअल तरीके से काउंटर पे नॉक किया और बोला, एक काम करते हैं, उसके लिए भी एक वॉलेट ले लेते हैं। येकिन को जाओ फेंग का ये दो तरफ से हाथ साफ वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब एक तरफ तो वो ईरान का बर्थडे गिफ्ट सेलेक्ट कर रहा था और दूसरी तरफ मॉनिटर के लिए भी वॉलेट भी उठा रहा था। पूरा 1+1 फ्री वाला सीन। मतलब वो दोनों को एक साथ डेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि येकिन के पास उसे रोकने का कोई वैलिड हक नहीं था। ना उसका बेस्ट फ्रेंड होने का लाइसेंस उस लेवल का था और ना ही कोई रिलेशनशिप में था जहां वो कंट्रोल जता सके। तो उसने इग्नोर करना ही ठीक समझा और खुद नेक्स्ट काउंटर पे चला गया, जहां एक रिंग पे उसकी नजर टिक गई थी। यूजुअली तो येकिन को ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन ये रिंग अलग ही लेवल की क्लासी थी। प्लेन मेटल सरफेस पे कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने थे, न ज्यादा चमकदार और न बोरिंग। बीच बीच में छोटी छोटी डायमंड्स भी लगी थी, जो लाइट के नीचे एक सॉफ्ट सी ग्लो दे रही थी। बस दिल में आया कि सेल्स गर्ल से बोल के एक बार ट्राई कर ले, पर जैसे ही उसने नीचे लव सीरीज कपल रिंग लिखा देखा तो उसे इंस्टेंट ही रिग्रेट हो गया, जैसे सोच रहा हो, अरे यार ये तो कपल्स के लिए है, मैं क्यों पहनूं? और बिना कुछ बोले एकदम एक कदम पीछे हट गया, रिंग से बिल्कुल और इमोशन से भी। थोड़ी देर बाद उसने इधर उधर देखा पर कुछ पसंद नहीं आया, तो फाइनली थोड़ा रिलेक्टेंट होकर उसने फोन निकाला, रिंग की फोटो खींची और मोमेंट्स पे डाला और कैजुअली एक कैप्शन भी लिख दिया, लुक्स गुड। दूसरे दिन सुनैरान का बर्थडे था। उसने स्कूल के बाहर एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी, पर येकिन ने क्लियरली बोला कि मैं तो नहीं जा रहा और उसने गिफ्ट और विशेस का काम जाओ फेंग के ऊपर डाल दिया। पर क्या फायदा, गिफ्ट तो ब्लिंक ऑफ आई में ही वापस आ गया था। जाओ फेंग ने थोड़ा हेल्पलेस होके बोला, मैं उसे बहुत समझाया पर वो मानी ही नहीं। कहती है जब तुम चेंग फाई ची को सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तभी वो तुमसे दोबारा बात करेगी। ये सुनकर येकिन ने एक ठंडी सी हंसी निकाली, जैसे सुनैरान का ये सेंस ऑफ जस्टिस उसे ओवर एक्टिंग लग रहा था। रात में मौसम काफी ठंडा हो गया था। टीवी पे भी कोल्ड वेव वार्निंग चल रही थी। इवनिंग सेल्फ स्टडी के बाद येकिन और चेंग फाई ची दोनों एक रोड साइड फूड स्टॉल पे जाके बैठे। येकिन जो ब्रेसलेट जो उसने सुनैरान के लिए खरीदा था सीधा चेंग फाई ची को दे दिया। थोड़ा कैजुअल टोन में वो क्लियरली कह रहा था,
इसका जो भी तुम्हें करना है वो कर लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। येकिन का चेहरा तो फियर्स और थोड़ा गुस्सा भरा था, लेकिन उसके हर लफ्ज में एक हल्का सा रूठापन छुपा हुआ था, एक ऐसी नाराजगी जो सिर्फ किसी अपने से होती है। चेंग फाइची अच्छी तरह जानता था कि येकिन इतना जिद्दी और सेल्फ ओबेस्ड है। मुंह से तो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर असली में सबसे ज्यादा फीलिंग उसी की हर्ट होती है। तो बिना कुछ कह के वो खुद उठकर बोला, मैं दे देता हूँ उसे। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ये केन फिर से नाराज हो गया, जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके दिमाग तुरंत वर्स के सिनेरियो सोचने लगा कि कहीं सुनरान गुस्से में आके उसके चीटिंग का भांडा फोड़ ना कर दे और चेंग फाइची को सब कुछ न बता दे। ये सब सोचते ही उसने जल्दी से फाइची का हाथ खींचकर बोला, डोंट बॉदर, मैं ही पहन लूंगा इसे। वैसे भी ये ब्रेसलेट यूनिक डिजाइन है, लड़के लड़की दोनों ही पहन सकते हैं। रात में ठंड बहुत बढ़ गई थी, येकिन की हालत खराब थी, हाथ पैर बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे। फाइची ने अपना कोट उस पर डाल दिया था, पर फिर भी येकिन कांप रहा था। फाइची ने उसका हाथ पकड़ के अपने स्वेटर के अंदर डालना चाहा, पर येकिन ने तुरंत अपना हाथ वापस खींचकर उसे इंस्टेंटली मना कर दिया। फाइची ने उसे कामली समझाया कि हे, अंदर मैंने एक और शर्ट पहनी है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेयर बॉडी टच करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सुनते ही येकिन का चेहरा लाल पड़ गया, पता नहीं शर्म से या ठंड से। थोड़ी देर बाद जब गर्मा गर्म मटन ऑफिल सूप आया तो येकिन ने दोनों हाथों से कप को पकड़ लिया। एक सुख भरी राहत की सांस के साथ बोला, तुम्हें याद है मेरा बर्थडे भी आने वाला है? चेंग फाइची ने बस एक वर्ड में रिएक्शन दिया, हाँ। लेकिन जब उसने देखा कि फाइची के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट या प्लानिंग की झलक नहीं दिख रही है तो येकिन से रहा नहीं गया और उसने सीधा ही पूछ लिया, उस दिन फ्री टाइम है ना तुम्हारे पास? फाइची ने कैजुअली बोला, अगर उस दिन विंटर सोलस्टिस है तो शायद थोड़ा टाइम मिल जाएगा। येकिन की आंखों में एक सेकंड के लिए चमक आ गई, लेकिन फिर तुरंत उसके चेहरे पर चिंता छा गई। वो थोड़ा सा अनश्योर होके बोला, अच्छा तो सोचा है कि क्या गिफ्ट देना है मुझे? बहुत ज्यादा नहीं, बस एक ही चलेगा। उसके दिमाग में तुरंत जाओ फेंग की बात घूम गई कि बर्थडे गिफ्ट्स का भी एक स्पेशल मतलब होता है, और येकिन ने लाइफ में कभी ज्यादा चीजें सीरियसली नहीं ली थी, पर इस बार उसके अंदर का छुपा हुआ सुपरस्टिशियस बेबी एक्टिवेट हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि फाइची एक ही दिन में सब कुछ दे दे और बाद में देने के लिए कुछ भी ना बचे। चेंग फाइची उसकी उस सेल्फ इम्पोर्टेंस भरी टोन पे मुस्कुराया, जैसे कोई क्यूट चाइल्ड कुछ डिमांड कर रहा हो। फिर उसने अपना स्कूल बैग खोला, अंदर से एक बिल्कुल नई 53 स्टाइल एग्जाम प्रैक्टिस नोटबुक का सेट निकाला, टेबल पे रखा और उस पर पैट पैट करते हुए बोला, लो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। येकिन जानता था कि ये क्लियरली मजाक हो रहा है, पर उसने भी उस ड्रामा में पूरा साथ देते हुए थोड़ा एंग्रीली रिएक्ट किया और उस आंसर बुक को टेबल से खींचकर अपनी बैग में गुस्से से डाल दिया और बोला, ठीक है ले जा रहा हूँ। येकिन दिल से बिलीव करता था कि चेंग फाइची ने डेफिनेटली उसके लिए कुछ अलग बर्थडे गिफ्ट प्लान किया होगा, पर असली रीजन उसकी हलचल का ये था कि उसका बर्थडे दिसंबर क्या विंटर सोलस्टिस नहीं बल्कि 29 नवंबर को था, और अब तो उसके बर्थडे को बस 2 ही हफ्ते बचे थे। लेकिन वो डायरेक्टली कह भी नहीं पा रहा था। डर था कि अगर चेंग फाइची को सच पता चल गया तो उसे डाउट हो जाए कि येकिन के प्यार के पीछे कोई और वजह थी, कोई प्लानिंग, कोई एजेंडा था। और सबको पता है एक झूठ को छुपाने के लिए 10,000 नए झूठ बोलने पड़ते हैं। येकिन अब तक इस प्लेनफुल साइकिल का जीता जागता एग्जाम्पल जो बन चुका था, इसीलिए अब उसका दिमाग फुल प्लानिंग मोड में चला गया था कि कैसे फाइची को कन्विंस करूं कि वो अपना काम छोड़ के मेरे साथ मेरा बर्थडे स्पेंड करे बिना उसे एक्चुअल डेट बताए। पर जैसे जैसे वो दिन पास आ रहा था और येकिन अपने परफेक्ट बर्थडे स्पीच की तैयारी मेंटली कर ही रहा था, उसे फोन पे एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिला। मैसेज चेंग फाइची का था कि मुझे घर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। येकिन ने कैजुअली पूछा कि क्यों? फाइची ने बस एक स्ट्रेट सा रिप्लाई भेजा कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है।
इस बार चेंगफाई जी की मॉम थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी। सेंगजिन फेंट हो गई थी और उसका हार्ट कुछ देर के लिए बंद हो गया था। इमरजेंसी में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा गया था और उसकी पूरी कंडीशन काफी क्रिटिकल बनी रही। शाम में जाके उसकी तबीयत थोड़ी संभली थी। सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाला था ये जिंगशियान, जो हर तरफ हैंडल कर रहा था, पेपर वर्क से लेके फॉर्मेलिटीज तक। थोड़ी देर बाद फाइजी की दादी भी आ गईं। बोली कि वो दादाजी को बिना बताए ही चली आई है। वो साइलेंटली अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के बैठी रही और रोती रही। फिर आंखों के आंसू हैंकरचीफ से पोंछते हुए फाइची को एक कोने में ले गई। फिर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा ज्यादा कंसर्न में लेके पूछा, सब ठीक तो था ना जब हम लास्ट टाइम मिले थे? फिर ये अचानक क्या हो गया? फाइची ने सोचा कि फैमिली से क्या छुपाना, तो उसने सारी बात बता दी कि कैसे एक औरत बार बार उनके घर आ रही थी और कैसे उसकी बातों से चेंगजिन इमोशनली ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से वो फेंट हुई। दादी कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई, फिर अपना चेहरा हाथों से ढक कर बस कहने लगी, पाप हो गया, पाप हो गया। उसका दिल भर आया था। शाम में फाइजी ने दादी को टैक्सी में सेफली बिठाकर वापस भेज दिया था और फिर अकेले चल पड़ा हॉस्पिटल के उस पाथ पे जहाँ जर्द पत्तों का एक कारपेट सा बिछ गया था। वो चलते चलते रुक गया, सर उठान के आसमान को देखा जहाँ चांदनी थी, पर उसका मन अंधेरे में उलझा था। उस औरत के वो कांटे जैसे लफ्ज अब भी उसके कान में गूंज रहे थे कि तुम सिर्फ इसी टूटी फूटी से बिल्डिंग में छुप के जीने लायक हो अपनी माँ के साथ। इतने सालों तक जो लोगों के शब्दों से उसने अपने आसपास एक आयरन वॉल बना रखी थी, उस औरत के शब्दों से वो एक झटके में ही गिर गई। ओह नो, माय बेबी इज हॉट। वो ऊपर जाके कॉरिडोर के एंड की विंडो के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाहर की थोड़ी ठंडी हवा से अपना मन बहलाता रहा। फिर फोन निकाला और फाइनली येकिन के मैसेज का जवाब लिखा। शांत दिमाग से एक डीप ब्रेथ लिया और वार्ड के अंदर चला गया। रात को खाना सबने वार्ड में ही खाया था। ये जिंगशियान ने अपने लंच बॉक्स से एक चिकन लेग निकाल के फाइची को दिया, बोलते हुए कि तुम अभी भी ग्रो कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। तुम्हारे अंकल को एक इवेंट के लिए जाना है, तो बाद में मैं वहाँ खा लूंगा। चेंगफाई जी को ये जिंगशियान का ये थोड़ा बॉसी टोन पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे ये बात तो माननी ही पड़ी कि कम से कम ये आदमी चेंगजिन के लिए सच में कंसर्न लगता है। तो उसने रिस्पेक्टफुली सिर्फ इतना ही कहा कि थैंक यू अंकल। ये जिंगशियान ने नोटिस कर लिया था कि फाइची का टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, तो उसने बात आगे बढ़ाई और कहा, वैसे तुम भी मेरे बेटे की तरह 12th में ही हो ना? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फाइची ने कामली जवाब दिया कि नंबर 6 मिडिल स्कूल में। ये सुनते ही जिंगशियान थोड़ा सरप्राइज लग रहा था। उसने सोचा था कि ये लड़का कम से कम किसी टॉप लेवल के स्कूल में होगा, जिसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी हाई स्कूल। फिर उसने पूछा कि कौन से क्लास में हो, और जैसे ही उसने सुना कि फाइची साइंस स्ट्रीम में है, उसके चेहरे पर एक समझने वाली मुस्कान आ गई। वो बोला, अच्छा, मुझे तो पहले ही लग रहा था, तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि तुम बहुत होशियार हो। अब समझ आया, तुम जरूर टॉप क्लास के स्टूडेंट होंगे। फाइची को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने कब और कैसे और किस मूड में उसकी तारीफ कर दी होगी। उसे लग रहा था कि थोड़ी बहुत शायद सिर्फ फॉर्मल तारीफ की होगी। उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने बस एक सेकंड के लिए चुप रहकर बस सर हिला दिया। पर जिंगशियान का इंटरेस्ट क्लियरली बढ़ गया था और उसने बात आगे खींची और बोला, मेरा बेटा भी नंबर 6 मिडिल स्कूल में ही है, लेकिन टॉप क्लास में नहीं है, तो शायद तुम दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा। ही बेचारे को जब पता चलेगा तब क्या होगा? भाई, तुम अपने फ्यूचर डॉट सन इन लॉ से बात कर रहे हो। वैसे तो क्लास 1 और क्लास 2 के क्लास रूम्स 2 अलग बिल्डिंग्स में थे और उनके बीच में एक लंबा सा कॉरिडोर भी था। इसलिए जिंगशियान को लगा कि ज्यादा इंटरेक्शन का स्कोप तो नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग ड्रिल्स या फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर दोनों क्लास मिल पाती होंगी। लेकिन फाइची को क्लास 2 के काफी लोग याद थे और एक लड़का था जिसका सरनेम भी ये था। थोड़ा क्यूरियस होकर फाइची ने पूछा, अंकल, आपके बेटे का नाम क्या है? शायद मैं जानता हूँ उसे। ये जिंगशियान तो वैसे भी चाहता था कि उसका बेटा किसी अच्छे और एम्बिशियस लड़के के साथ टाइम बिताए और कुछ सीखे।
और ऊपर से ये लड़का जेंगजिन का बेटा भी था, बोनस पॉइंट्स है ना। तो उसने तुरंत स्माइल के साथ बोला ये किन, फिर खुद ही एम्बैरस होके हंस दिया। अरे तुम जैसे इंटेलिजेंट लड़के को मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर दिया ना तुम्हारा अंकल ने। जब से समझ आया कि ये किन एक्चुअली ये जिंगशियान का बेटा है, चेंग फाइची एकदम शॉक हो गया था। वो यही सोच रहा था कि क्या कोइंसिडेंस इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर थोड़ा लॉजिकल सोच के उसने डिसाइड किया, लगता है ये जिंगशियान को हमारी रिलेशनशिप का कुछ भी पता नहीं है, और अगर उसके और माँ के बीच कुछ था भी तो वो सब पुरानी बातें थी। अगर ये किन को पता चल गया तो शायद मिसअंडरस्टैंड करे। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है कि उसने इस मिसअंडरस्टैंडिंग के सागर में डूब के पता नहीं क्या क्या कर दिया है। खैर, इसीलिए उसने तब ये जिंगशियान को सेफ आंसर दिया कि आई हैव सम इम्प्रेशन। उसने सोचा कि शायद अब तक लगता है कि ये किन को वाकई कुछ नहीं पता। तो चेंग फाइची ने थोड़ी देर के लिए अपना मन शांत किया और सोचने लगा अगर कभी सच सामने आया भी तो क्या। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, पिछली जनरेशन के पाप और रिश्ते मेरे और उसके बीच नहीं आएंगे, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा हर हाल में। टाइम 2 हफ्ते बाद पर शिफ्ट होता है। नवंबर 29 को बस एक ही दिन बाकी था और ये किन के अंदर एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन दोनों का कॉम्बो चल रहा था। वी चैट पे बात करना उसे लगा कि टाइम वेस्ट है, तो उसने सीधा कॉल ही घुमा दिया चेंग फाइची को। कॉल पिक होते ही पहले तो उसने फेक कंसर्न दिखाया और पूछा कि क्या अब तुम्हारी मॉम ठीक है। पर चेंग फाइची ने बोला कि हाँ अब थोड़ी स्टेबल है। तो फिर ये किन तुरंत अपने असली एजेंडा पर आ गया और बोला तो आज रात जियायुन आ जाओ ना, कुछ दिखाना है तुम्हें। चेंग फाइची ने कैजुअली पूछा कि क्या दिखाना है, पर ये किन ने फुल सस्पेंस बना के बोला आओगे तभी पता चलेगा। पर जब चेंग फाइची ने बोला कि आज नहीं आ सकता, मुझे आज काम पे जाना है, तब ये किन का पेशेंस पूरा खत्म हो गया। उसके मुंह से निकल गया कि वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं, रोज का कितना मिलता है तुम्हें, मैं दे देता हूँ। उसका टोन काफी तीखा था और दिल से हर्ट भी। कल उसका 18th बर्थडे था और उसका बॉयफ्रेंड स्टिल शिफ्ट में बिजी था। ऑफ कोर्स गुस्सा तो बनता था ना। चेंग फाइची ने सिर्फ एक सॉरी कहा और उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, ये किन ने कॉल ही कट कर दिया। दूसरी तरफ चेंग फाइची ने फोन के बीप बीप की आवाज सुनी तो सिर्फ एक गहरी सांस ली। जो कुछ कहना चाहता था पर कुछ कहने का उसे टाइम ही नहीं दिया गया। सुबह माँ की देखभाल, शाम को फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में शिफ्ट और रात को आंटी की जिम्मेदारी। उसकी जिंदगी एक पजल बन गई थी और ये किन उसमें एक इकलौता आराम का टुकड़ा था, लेकिन वो भी अब सैक्रिफाइस हो रहा था। हॉस्पिटल के कैंटीन का खाना महंगा था तो उसने डिसाइड किया कि आज डिनर स्किप करेगा। बस निकलने से पहले ज्यादा पानी पी लिया ताकि भूख कुछ देर के लिए कंट्रोल में रहे, पर अंदर से वो भी टूटा हुआ ही था। वो येकिन को टाइम देना चाहता था पर उसके पास सिर्फ जिम्मेदारियां ही बची थी और एक उसकी विश कि उसे विंटर सॉलिस्टिक्स के पहले सब कुछ सही करना है। मतलब वो उसके लिए एक गिफ्ट लेना चाहता था और उसके लिए भी उसे पैसे ही चाहिए थे। रात के काम के बाद जब सब लोग घर जा चुके थे, चेंग फाइची भी थक के चार हो चुका था। पेट में एक डल सी जलन हो रही थी, वो भी वही पुरानी भूख वाली। उसने पहले तो पेट दबा के हल्का मसाज किया, फिर जाके 1 कप गर्म पानी पिया ताकि हल्का फील हो। उसके बाद मोबाइल फोन निकाला और वी चैट मोमेंट्स खोला और वहाँ उसका मूड और भी डाउन हो गया था। येकिन ने एक फोटो डाली थी जहाँ एक पूरे टेबल पर मजेदार खाना बिखरा हुआ था, कैप्शन के साथ कि होम इज स्टिल द बेस्ट। चेंग फाइची समझ गया था कि ये पोस्ट उसके लिए ही थी। उसका चेहरा भूख से पहले ही सफेद था, अब उस पे एक कड़वी सी मुस्कान आ गई थी। फोटो जूम किया तो उस गोल डाइनिंग टेबल के अपोजिट साइड में एक आदमी बैठा था, बस हाथ दिख रहा था जो चॉपस्टिक से कुछ उठा रहा था। फेस क्लियर तो नहीं था, पर अगर घर की फोटो थी तो ऑब्वियस ही था कि ये जिंगशियान ही होगा। लेकिन उस वीक के एंड में जब स्कूल ने मंथली एग्जाम की रैंकिंग्स निकाले तो येकिन का नाम टॉप परफॉर्मेंस से सीधा ऑनर लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स में चला गया था। वही लिस्ट जिसमें लाओ इफेंग जैसे टॉपर्स भी जिनका रैंक डेंजरसली स्लिप हो गया था। विदाउट चेंग फाइची की फेस टू फेस मॉनिटरिंग और ट्यूटरिंग के येकिन का फोकस जो हिल गया था।
लेकिन इस बार एग्जाम में इतना केयरलेस इसलिए हुआ था क्योंकि उसका आधा गुस्सा तो उसके अंदर चेंगफाई जी के लिए था, जो उसके रियल बर्थडे पे उसके साथ नहीं था। तो वो एग्जाम सिर्फ उसके लिए बस एक एक्सक्यूज बन गया था उस गुस्से को निकालने का। रिजल्ट्स तो उसने सीरियसली लेना ही छोड़ दिया था। पर लाओ यीफेंग की कहानी अलग थी। उसका मेंटल स्टेट येकिन जैसा चिल्ड नहीं था। जब टीचर ने उसके गलतियों पर थोड़ा उसे टोक दिया कि ये मार्क्स कैसे छोड़ दिए थे तुमने, और ये तो इतना इजी था, तो वो बेचारा इतना गिल्टी फील कर रहा था कि लिटरली बिल्डिंग से जंप करने का सोचने लगा। न लंच किया न बाहर गया, बस क्लासरूम में एक कोने में बैठ के बुक गले से लगा के पढ़ता रहा, जैसे कोई अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। येकिन ने भी उस दिन घर से कुछ नहीं खाया था, तो रेस्टोरेंट से एक फुल मील बॉक्स पैक कराया और लाओ यीफेंग के डेस्क पर रख दिया। पर जब उसने रिफ्यूज कर दिया खाने से, तो येकिन ने टेबल पर पटक के हाथ बोला, इतना सीरियस क्यों हो गया है? मार्क्स ही लॉस किए हैं या अपनी वर्जिनिटी? ये लाइन बस उसने ऐसे ही बस कारकिल्जम में बोली थी, लेकिन लाओ यीफेंग का रिएक्शन देख के येकिन लिटरली फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों से एक साइलेंट टीयर टपका, जैसे कह रहा हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। येकिन की आंखें गोल। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लाओ यीफेंग तो हमेशा से सीधा साधा बच्चा था और ऐसे पर्सनल टॉपिक पे बात करना उसके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। लेकिन समहाउ येकिन समझ गया कि ओवरऑल बात क्या है, कि उसने खुद इनिशिएट किया था और वो दोनों मल्टीपल बार साथ सोए थे साथ में। येकिन का तो फॉरहेड ही ट्विच कर गया। उसे लगा कि जाओ फेंग ने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसने स्लीव्स रोल की और बोला, बस अभी उसे लाता हूँ पकड़ के, बताता हूँ मैं उसे। लेकिन लाओ यीफेंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी परफॉर्मेंस डाउन गई तो वो मेरी गलती है। प्यार और पढ़ाई के बीच का बैलेंस में नहीं संभाल पाया और प्लीज उसे ब्लेम मत करो। और ये कहकर उसने एक और आंसू पोंछा। अब उसके चीक्स थोड़े लाल हो गए थे। थोड़ा शाइनेस, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा ब्लश मिक्स करके बोला, ये सिर्फ उसने नहीं चाहा था, मैं भी उसके साथ रहना चाहता था अपनी मर्जी से। येकिन ने ऊपर देखा और आंखों को घुमाया, जैसे उसे आसमान से जवाब चाहिए हो। जाओ फेंग को देख के क्लियरली लग रहा था कि बंदा प्यार में फुल खुश है। येकिन ने अपने अंदर का गॉसिप लॉर्ड को कंट्रोल किया और इसके टू टाइमिंग का राज लाओ यीफेंग को नहीं बताया। लेकिन अंदर से उसे शांति नहीं मिल रही थी, तो उसने जाओ फेंग को क्लास में टाइम मिलते ही एक लंबा आइडियोलॉजिकल लेक्चर दिया कि भाई ये सब दो तरफ गेम खेलना बंद करो और अभी भी वक्त है डिसाइड कर लो कि तुम्हें लाओ यीफेंग चाहिए या सुन रैन। पर जाओ फेंग तो चिल मोड में था। उसने आग भी नहीं झपकाई और बोला, बच्चे ही चूज करते हैं, एडल्ट तो सब रख लेते हैं। ये क्लियरली येकिन की एडल्ट होने की तिथि पे मजाक था। येकिन ने गुस्सा तो कंट्रोल कर लिया और क्लास के बीच में लो वॉइस करके बोल दिया, तू तो बिल्कुल बेशरम है। मुझे लगता है कि तू कोई भी चूज ना कर, बस मॉनिटर के साथ ही रह जा। वैसे भी तुम दोनों तो सब कुछ कर ही चुके हो ना, राइट? जाओ फेंग तो अभी भी स्लीपी मोड में था। इंग्लिश पीरियड का टाइम वो हमेशा बुक के पीछे छुपकर सोने की कोशिश ही करता है। उसने एक जम्भाई सी ली और बोला, क्या बात है भाई, क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तुम मेरे दोस्त हो या उसके? येकिन ने पूरे ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, मैं उसके साथ हूँ जो सही है। जाओ फेंग का तो हंसी का वॉल्केनो ही फट पड़ा। इतना हंसा कि शोल्डर तक उसके शेक हो रहे थे। पूरा रो में शोर मच गया था। तभी टीचर ने पोडियम से नाम लिया, तब जाके दोनों बंदे शांत हुए। हंसी सेटल होने के बाद जब उसने येकिन को हल्का सा एल्बो मारा, जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो फुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहा है, किन भाई दूसरों के अफेयर्स में तुम तो बड़े फुल लेक्चर दे रहे हो, लेकिन तुम खुद कब सीरियस होगे उस एकेडमिक टॉपर के साथ? मुझे तो लगता है कि मैं युआन के साथ भी सेट हो जाऊंगा उससे पहले। येकिन को ये सब सुनने का टाइम नहीं था। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि चेंगफाइची कब वापस आएगा और कब वो उसके टूटे फूटे साइकिल को फिर से स्कूल राइड देगा। विंटर इस साल कुछ जल्दी ही आ गया था। विंटर सोलिस्टिस के एक हफ्ते पहले ही पहली स्नो भी पड़ चुकी थी। एक दिन स्नो गिरती, दूसरे दिन रुकती, पर ओवरऑल स्नो का सिलसिला नॉन स्टॉप ही चल रहा था। स्कूल को भी स्टूडेंट्स की सेफ्टी की फिक्र हो गई, तो उन्होंने मॉर्निंग रीडिंग और इवनिंग सेल्फ स्टडी दोनों कैंसिल कर दिए थे इस ड्यूरेशन में। लेकिन उस दिन येकिन खुद ही जल्दी उठ गया था।
ब्रशिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग सब कुछ एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह ही किया। पर जैसे ही गेट के पास आया और स्नो देखी तो एकदम से उसे याद आया कि अरे आज तो स्कूल लेट जाना है ना। वहीं गेट पे वो 2 मिनट तक खामोशी से ऐसे ही खड़ा रहा, स्नो गिरती हुई देखते हुए। फिर बिना कुछ बोले धीरे से वापस अंदर चला गया। स्कूल के वो दिन जब चेंगफाई दिखाई नहीं देता था, उस दिन तो स्कूल खत्म होने की खुशी भी बेकार ही लगती थी उसे। जैसे आज ना तो सुबह उठने का प्रेशर था और ना कोई होमवर्क, पर फिर भी येकिन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। कुछ देर बाद पूरे विंटर मोड में उसने डाउन जैकेट, मफलर और टोपी लपेट के येकिन ने फिर से दरवाजा खोला। हाथ में स्पैटुला था और उसने छत के किनारे एक जगह ढूंढी जहां स्नो थोड़ा कम था, और वहीं बैठ के उसने एक स्नोमैन बनाना शुरू किया। उसने एक छोटा और थोड़ा मोटा सा स्नोमैन बनाया, बस पाम साइज का। बाहर इतनी ठंड थी कि उसका स्पैटुला से काम करना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में मॉम, जो क्लियरली परेशान थी कि उसके बेटे को कहीं ठंड न लग जाए, बार बार बाहर आती और बोलती, अंदर आ जाओ ना बेटा। आखिर में येकिन ने स्नोबॉल का नॉक तक नहीं बनाया, बस जल्दी से एक फोटो खींच के माँ के साथ अंदर भाग गया और हीटर ऑन कर दिया। उसने सोचा कि ये फोटो फाइची को भेज दे। पिक्चर भी ऑलरेडी चैट बॉक्स में सिलेक्ट करके रखा था, लेकिन सेंड करने से पहले ही उसने गुस्से में बैक कर दिया। उसने मुझे 16 घंटे से एक भी मैसेज नहीं भेजा और मैं उसे इस बारे में क्यों बताऊं फिर। हाँ, गुस्से में उसने वो फोटो मोमेंट्स पे डाल दिया। शाम तक जब स्कूल का टाइम खत्म हुआ तो लाओ इफेंग ने भी, जो फुल फोकस में पढ़ाई में बिजी था, उसने इस पोस्ट को लाइक कर दिया था। लेकिन चेंगफाई की तरफ से अब भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। येकिन का गुस्सा बढ़ता गया और उसके साथ साथ चिंता भी कि क्या उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसे उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था ना। अगर पैसे नहीं थे तो मुझे कह देता, चाहे तो IOU लिख देता, लेकिन खामोशी से सब कुछ सहना, ये कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। अगर रात सुबह निकलते वक्त मॉम ने उसे जल्दी घर आना नहीं कहा होता तो शायद येकिन सीधा 3rd म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंच गया होता, ये सोचकर कि क्लासमेट की पेशेंट को विजिट करना तो बनता है ना, राइट। वो खुद में इतना उलझा हुआ था कि जब वो घर आया सोफे पे जाके बस फोन से खेलते खेलते डिनर का वेट ही करता रहा। उसे ये तक नोटिस नहीं हुआ कि घर के अंदर कुछ अजीब सा माहौल है, शांत और थोड़ा टेंस। तभी अपस्टेयर से एक हैवी सी चीज गिरने की जोर से आवाज आई। इस बार पहली बार येकिन की मॉम ही थी जो पहले गुस्से में फट पड़ी थी। जैसे ही ऊपर से आवाज आई, येकिन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टेयर से ऊपर भाग गया। ऊपर मास्टर बेडरूम का डोर ऑलरेडी खुला था और फ्लोर पे एक ब्लैक सेलफोन और कुछ मेसी पेपर बिखरे हुए थे। ये जिंगशियान झुक के फोन उठाने ही वाला था, तभी उसकी मॉम ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और ऑलमोस्ट गुस्सा छुपाते हुए बोली, जो बिजनेस अभी तुम्हारे पास है पहले उसी का ध्यान रखो ना। हर वक्त ऊंचा सोच के हवा में मत उड़ो, थोड़ा ग्राउंड पे भी रहो, समझे। ये जिंगशियान ने उसका हाथ झटक दिया और इरिटेशन में बोला, चाइनीज हर्बल मार्केट चल नहीं रहा, अगर अभी कुछ और प्लान नहीं किया तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा। उसकी मॉम का पेशेंस अब खत्म होने लगा था। गुस्से में बोली, प्लान या उस औरत के साथ जुआ खेलने का प्लान। ये जिंगशियान का चेहरा और टाइट हो गया। झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वो और ज्यादा जोर से बोलने लगा कि तुम क्या समझती हो, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पिछले कुछ साल बिजनेस एक्सपैंड करने में बिजी नहीं होता तो तुम दोनों आराम से घर नहीं बैठे रहते क्या। येकिन ने अपने पापा को घर में चीखते चिल्लाते तो देखा था, लेकिन अपनी माँ को ऐसे पूरी तरह से टूटते हुए पहली बार देखा था। उसकी माँ अपने दांत प्रेस करके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर बोली, तो फिर ये सारे टेक्स्ट मैसेज क्या हैं? मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। मैं सब बर्दाश्त करती गई सिर्फ इस घर के लिए। ये जिंगशियान ने जैसे गिल से बचने के लिए और ज्यादा एटीट्यूड में कहा, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, वो सिर्फ एक टाइम पास था। तुम ही हो जो हर बात को दिल पे ले लेती हो, तुम बस बोर हो गई हो। और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उसने जमीन से फोन उठाया और टेबल पे पटक दिया और बोला, ये लो, ये फोन रख लो अपने पास, खुश। ये जिंगशियान ने कहा कि उसे कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है और वो वहाँ से सीधा निकल गया।
येकिन का गुस्सा लिटरली ब्लास्ट होने के एज पे था। उसने अपना वेपन मतलब फोन उठाया और पापा के पीछे भागना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले ही मॉम ने उसे पकड़ लिया। वो रोती जा रही थी और चुप चुप अपने आंसू पोंछती जा रही थी। बोली, मत जाओ उसके पीछे। येकिन का दिल गिल्ट और गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उसके पापा का सर ही फोड़ देना चाहिए था, तभी शायद उन्हें कुछ सेंस आता। जब येकिन की मॉम ने देखा कि उसने सब कुछ देख लिया है, तो अब चुप रहने का उसे कुछ फायदा नहीं लगा। तो उसने उसे सब कुछ बता दिया कि पिछली बार उसके कॉलर पे लिपस्टिक का एक निशान था और इस बार वो उस औरत से फोन से कांटेक्ट कर रहा था। मुझे पहले से ही शक था कि उसका उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है। मैं सिर्फ इसीलिए उसे समझा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो औरत उसे गुमराह ना कर दे। हम 3 लोग एक सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, ना अमीरी का लालच है, ना किसी शो ऑफ का क्रेज। बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा कोई रिस्क न ले। उसकी मॉम हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल और थोड़ी हेल्पलेस सी माँ रही हैं, लेकिन जब बात उस औरत की आई तो वो एकदम से स्टर्बन हो गई थी। लेकिन समझ गया था कि ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ये उनका लंबे रिश्ते का एक बोझ था जिसे वो छोड़ नहीं पा रही थी। इसी वजह से येकिन ने कभी भी अपनी माँ को डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं किया था। वो हमेशा ये जिंगशियान को टारगेट करता था। रात को डिनर के बाद जब येकिन ऊपर गया तो उसके मन में एक सस्पिशन था, क्योंकि एक बात उसे चुभी थी, लिपस्टिक का निशान। येकिन ने सोचा, पर उसे तो हमेशा लगा था कि चेंग फाइची की मॉम यानी चेंग जिन एक क्वाइट, बीमार और बेड रिडन रहने वाली इंसान है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी वो रेयरली घर से बाहर निकलती थी। तो क्या वो सच में इतनी पेटी होगी कि वो किसी के कॉलर पे लिपस्टिक का निशान छोड़े? डिनर के बाद जब उसकी मॉम नीचे ही थी, तब उसने चुपके से मास्टर बेडरूम में घुस के वो फोन उठाया जो अब तक वहीं पड़ा था, और उस मोमेंट में ही उसका दिल एकदम सुन्न हो गया। हाथ के फोन का मॉडल और केसिंग सब कुछ पहले देखा हुआ था। ये तो वही फोन था जो चेंग फाइची यूज करता है। येकिन अपने रूम में लौट गया, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। उसने जो पहले सोचा था वो सब गलत था। अब उसने पूरी सिचुएशन को एक नए नजरिए से सोचना शुरू किया। उसके सब प्रीवियस अजम्पशन, सब गेस वर्क, सब हटा के सिर्फ ये एक बात पर टिक गया था, जिसमें अब कोई डाउट नहीं था कि वो फोन चेंग फाइची का ही था और वो उसे उसके पापा ने नहीं दिया था। इस कंक्लूजन पर आने के बाद येकिन का दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सबसे पहला थॉट जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि मैंने गुस्से में फाइची के साथ कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया था। फिर सोचा, उसने तो मेरा दिया हुआ फोन भी लेने से मना कर दिया था, तो पापा का फोन कौन लेगा और वो कैसे लेगा? उसने तो नया फोन क्लियरली इसीलिए खरीदा था क्योंकि मैंने उसे इतना इंसिस्ट किया था। उसे तो वीचैट तक यूज करना नहीं आता था, मैंने ही तो स्टेप बाय स्टेप उसे यूज करना सिखाया था ना। अब येकिन को लग रहा था कि उस वक्त गुस्से में आके उसने बिल्कुल बहुत सारी ऑब्वियस चीजें इग्नोर कर दी थी। बिना सोचे फाइची को क्लब में बुलाया और फिर उसे कई दिनों तक इग्नोर किया, और तो और बारिश में उसे 2 घंटे तक वेट भी करवाया। तभी उसके पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फाइची का एक मैसेज आया था, एक फोटो थी एक स्नोमैन की, वैसे ही जैसे येकिन ने अपने मोमेंट्स पे पोस्ट की थी। ये बस थोड़ा सा उसका बड़ा वर्जन था। राउंड सा फेस, बॉडी में 2 ब्रांचेस, एक साइड पे लटकती हुई ग्लोव और पटामी पे लिखा हुआ था सॉफ्ट किन। येकिन उस क्यूट स्नोमैन को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं आई। वो बस स्क्रीन देखता रहा। फिर फाइनली एक वर्ड टाइप किया, क्या ये मैं हूँ? चेंग फाइची शायद बिजी था, टाइपिंग का उसे शायद टाइम नहीं था, इसलिए उसने वॉइस मैसेज भेजा। क्यूट है ना? येकिन की नाक में छन सी हो गई। दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैं क्यूट कहाँ हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हें दिन भर बुली ही करता हूँ, और तुम पागल फिर भी मुझे क्यूट समझते हो। थोड़ी देर बाद चेंग फाइची का एक और वॉइस नोट आया कि टाइम कम था, इसीलिए स्नोमैन थोड़ा छोटा बन गया। अगली बार ना बड़ा बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी हाइट का। वो चेंग फाइची जो अब चाइनीज न्यू ईयर के बाद 20 साल का होने वाला था, जो हमेशा थोड़ा सीरियस और मैच्योर दिखता था, उसका ऐसे चाइल्डिश हो जाना
किसी और टाइम पे येकिन को बहुत स्वीट लगता, लेकिन इस वक्त वो लाइन उसके दिल में एक अजीब सी चुभन दे गई, जैसे कच्चे आम में किसी ने काट मार दी हो। आप चिल्लाते नहीं हो पर आंसू आने लगते हो, फिर भी उसके टेस्ट का नशा सा बन जाता हो। अभी जस्ट जिसने अपना 18th बर्थडे मनाया था, येकिन ने फाइनली दिल से एक सीरियस मैसेज भेजा कि मुझे स्नोमैन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। विंटर सोलस्टिक का एक दिन पहले फ्राइडे था। येकिन दिन भर रेस्टलेस था। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि फाइनली हिम्मत जोड़ के जब लाओ इफैंग बाथरूम गया तो येकिन ने उसे पकड़ लिया कॉरिडोर के कोने पे और बोला, क्लास मॉनिटर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लाओ इफैंग ने सोचा शायद येकिन होमवर्क मांगने आया होगा, इसीलिए हाथ जोड़ के बोला, नो मिस्टर ये, अगले वीक एग्जाम है, अपनी मेहनत से प्रूव करो, सेल्फ डिग्रेडेशन मत करो। येकिन के ईगो को थोड़ा सा हर्ट तो हो गया था सेल्फ डिग्रेडेशन सुन के, लेकिन सोचा अब बोलना शुरू ही कर दिया है तो पूरा ही बोल दो। तो जो भी स्पीच सुबह से उसके दिमाग में थी वो उसने पूरे ड्राई वॉइस में उसे बता दिया, अपना मोटिव भी बताया और रीजन भी समझाया। लाओ इफैंग पहले थोड़ा शॉक्ड लगा, फिर धीरे से ब्लश कर गया और बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर क्लासमेट ये क्या तुम एडल्ट हो? येकिन ऑलरेडी रेडी था। उसने सीधा अपना आई कार्ड निकाल के उसे दिखाया। लाओ इफैंग ने स्पेक्स एडजस्ट किए, क्लोजली देख के वेरीफाई किया, फिर थोड़ा सोच के बोला, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, हर किसी का अलग होता है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल के बाद दोनों एक दूर वाले सुपरमार्केट गए कुछ सामान लेने। जब पेमेंट का टाइम आया तो येकिन शर्मा गया और लाओ इफैंग को कैशियर काउंटर की तरफ धकेल दिया और खुद उसके पीछे छुप गया। लाओ इफैंग भी सामने जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। येकिन ने उससे धीरे से पूछा, अरे तुम तो ये सब पहले भी कर चुके हो ना, अभी भी शर्मा रहे हो क्या? लाओ इफैंग ने हल्का सा किया और बोला, वो सब तो उसने खरीदा था। शॉपिंग के बाद येकिन ने पैसा लाओ इफैंग को दे दिया और उसने देखा कि लाओ इफैंग जाओ फेंग का दिया हुआ प्रीशियस वॉलेट निकाल रहा है। उसने बड़े केयरफुली उसके अंदर पैसे रखे, फिर वो वॉलेट को अपने स्कूल बैग के एक अलग कंपार्टमेंट में रख देता है, जैसे कोई रेयर कलेक्शन में हो। येकिन ने उसे एक साइड आई दिया और इनडायरेक्टली बोला, स्क्वाड लीडर, थोड़ा कम एडजस्ट किया करो, उसका टेम्पर तो तुम्हें पता ही है ना, तुम जितना सुनोगे उतना ही वो ऊपर चढ़ता जाएगा। लाओ इफैंग ने भी एक चिल स्माइल देते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसका चेहरा इतना सॉफ्ट हो गया था कि आंखें मुस्कुराते हुए थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और येकिन ने पहली बार नोटिस किया कि इस इंसान में भी एक अलग ही चार्म है। फिर लाओ इफैंग ने अपने फिंगर्स पे कुछ काउंट करना स्टार्ट किया और बोला, दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं। अगर एक जिंदगी एवरेज 80 साल की होती है तो लगभग 29,200 दिन बनते हैं। अगर हम दिन में एवरेज 1000 लोगों से मिले तब भी लाइफ टाइम में हम सिर्फ 29.2 मिलियन लोगों से ही मिल पाएंगे। 29.2 मिलियन को 6 बिलियन से डिवाइड करो तो 2 लोगों का मिलना सिर्फ 0.005% का ही चांस होता है। येकिन ने उसकी बात सुन के चुप हो गया था। मैथ्स के नंबर में भी जब कोई प्यार ढूंढने लगे तब पता चलता है कि बंदा सच में गया काम से। अपना कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद लाओ इफैंग ने अपने ग्लासेस को पुश किया और जब उसने देखा कि येकिन के दिमाग में अभी भी काफी कंफ्यूजन है तो वो मुस्कुराते हुए सीधे पॉइंट पर आ गया और बोला, 2 लोगों का मिलना ही इतना मुश्किल है और साथ रहना उससे भी ज्यादा। फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं होता, तो जब भी सोचता हूँ ना, बस यही लगता है कि उसे खुश रखना चाहिए, रोज मेरे साथ। येकिन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये वही स्क्वाड लीडर है जो यूजुअली ऑकवर्ड रहता है, फिर ये बंदा तो फुल रिलेशनशिप वाला गुरु निकला। दिल में सोचा, अगर इसको सिविल अफेयर्स ब्यूरो में लगा दिया जाए तो शायद देश के डिवोर्स रेट आधी हो जाएगी। बस अफसोस इस बात का था कि जाओ फेंग उसकी कदर ही नहीं करता था। येकिन ने सोचा, वापस जाके उसे समझाता हूँ, और ये बात सोचकर उसने अपना और चेंग फाइची के रिश्ते के बारे में सोचना शुरू किया कि जो हो गया सो हो गया, अब फ्यूचर में उसके साथ अच्छा रहना चाहिए। उसे भी हर बात पे गुस्सा करना बंद करना होगा। हे गाइस, सॉरी एपिसोड थोड़ा लेट हो गया,
क्योंकि इस वीकेंड में मैं बाहर थी जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब थी। खैर, अगला एपिसोड मिस नहीं करना, क्योंकि अगले एपिसोड में येकिन और चेंगफाई जी का फर्स्ट टाइम आने वाला है। सो गाइस, गुड नाइट। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।